Hello students, today I will discuss the poem The Road Not Taken by Robert Frost. I will explain the poem and the word meanings to you and also discuss the literary devices. Now, first of all, let us discuss the central idea of the poem. This poem is about making choices in life and the choices that shape our future. Many alternatives are available at the time of choice, but man has to select one. But it is only the future that reveals whether the decision taken is wrong or not. So, you might also agree कि when we choose, it is the future. In the future, if we are happy, अगर हम खुश हैं तो हमें लगता है कि हमने जो चॉइस किया था वो सही था. अगर हम दुखी हैं तो लगता है कि शायद हमने जो चॉइस चूज किया था वो गलत है. आफ्टर मेकिंग डिसीजन वी कैन नॉट अनडू. हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं उसको सुधारने के लिए. वी कैन ओनली रिग्रेट देम. रिग्रेट मीन्स हम लोग केवल पछता सकते हैं. इवन इफ वी विश वी कैन नॉट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. हम लोग चाह के भी फिर से शुरुआत नहीं कर सकते. So, taking right decision and making correct choices is the very crucial, very important in one's life. Any wrong decision or choice can spoil our life. इसलिए हम लोग को जब भी चॉइस करने का मौका मिले तो हमें बहुत सोच समझ के चॉइस करने चाहिए. So now let's discuss the poem The Road Not Taken written by Robert Frost. This well-known poem is about making choice and the choices that shape us. As I have discussed before also, Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. So, the first stanza, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So, in the first stanza, the poet says, two roads diverged. Diverged means separated and took a different direction. आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो रोड है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम लोग फॉर्क भी कहते हैं, जो कि फिर दो रास्ते में डिवाइड हो जाता है. वहाँ पे हम लोग को सोचना पड़ता है कि कौन सा रोड जो है वो सही है, जो हमें सही मंजिल के पास पहुँचा देगा. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. पॉइंट जो है वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा है क्योंकि वो एक बार में दोनों रोड को ट्रैवल नहीं कर सकता है. एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड. वो एक ट्रैवलर है, एक यात्री है, तो बहुत देर तक वहां खड़ा होकर सोच रहा है कि किस पाथ को हम चूज करें. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और वो रोड को जितनी दूर तक देख सकता है, उस पाथ को जितनी दूर तक देख सकता है वो देख रहा है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और फॉरेस्ट. मीन्स वो वहां तक देख रहा है जहां तक कि रोड फिर बेंट नहीं हो जाता है फॉरेस्ट में. देन took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. In the second stanza, the poet is just saying, then took the other. बहुत सोचने के बाद वो कौन सा पाथ को चूज किया? अदर. जस्ट एज फेयर. फेयर का मतलब है गुड. मीन्स ये सोच के कि जो मैंने अदर रोड पाथ जो चूज किया है वो गुड है, अच्छा है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटर क्लेम का मतलब होता है कि वो दावा कर रहा है कि जो उसने जो ऑप्शन चूज किया है वो बहुत ही अच्छा है. क्यों अच्छा है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. ग्रासी का मतलब होता है यहाँ पे कि ग्रासी मतलब कि अनयूज्ड. मीन्स वो जो पाथ है वो यूज नहीं किया गया है.
तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस रास्ते में ग्रासेस हैं, अगर यात्री उसमें वॉक कर रहे हैं तो वो ग्रासेस जो है वो सूख जाते हैं और एक पाथ जैसा बन जाता है। तो देखने से लगता है कि उसमें बहुत सारे यात्री वॉक किए हैं, चले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि उसने कौन सा पाथ को चूज किया है, जो कि ग्रासी था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। हम लोग ये भी जान सकते हैं कि वो जो पोएट है वो बहुत ही एडवेंचरस है, मतलब कि जो रास्ता लोग नहीं चूज कर रहे हैं, मतलब कि उस रास्ते में लोग नहीं जा रहे हैं, वो रोड जो है बहुत ही एडवेंचरस है। एंड वांटेड वेयर मीन्स यूज ज़्यादा नहीं किया हुआ है। दो as for that the passing there had warned them really about the same means कि कुछ दूरी जाने के बाद, दो as for that the passing there, कुछ दूरी जाने के बाद उसे ऐसा लगता है, उसको ऐसा रियलाइज होता है कि दोनों पाथ जो है लगभग एक ही जैसे थे। मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से कि स्टार्टिंग पॉइंट में उसे लग रहा था कि वो जो रोड जो वो चूज किया है वो ग्रासी है, बहुत लोगों ने उसे यूज नहीं किया है, इसलिए उसने एडवेंचरस रोड को चूज किया। लेकिन बाद में उसको ऐसा लगता है कि नहीं, दोनों रोड जो है वो लगभग एक ही जैसे हैं। नाउ द थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. In the third stanza, the poet want to say, and both that morning equally lay, सुबह का समय है और वो देख रहा है कि दोनों पाथ, दोनों जो रोड है वो लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। क्यों एक जैसे दिख रहे हैं? In leaves no step had trodden black. सुबह की समय है तो उस समय क्या है ना, पाथ में जो है पत्ते गिरे हुए हैं, दोनों पाथ में पत्ते गिरे हुए हैं। और चूंकि सुबह का समय है, अभी कोई भी यात्री दोनों रोड में नहीं चला है, तो पत्ते जो हैं वो क्या हुए, अभी कुचले नहीं हुए हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है कि पत्ते को कुचल जाने के बाद वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो बोल रहा है कि मैंने पहला को दूसरे दिन उसमें यात्रा करने की सोची थी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जो कि वो जानता था कि एक बार अगर कोई यात्री किसी पथ को पकड़ ले तो फिर पीछे आने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है कि आगे चल के फिर एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे आपको फिर से चूज करना पड़े कि हमें कौन सा पाथ चॉइस करना है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है पीछे आना। So he just saying, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. उसको डाउट फील हो रहा है कि शायद वो पीछे आके फिर से वो दूसरा वाला रोड भी उससे वॉक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। Now the fourth stanza, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Now, in the last stanza, the poet is just saying कि I shall be telling this with a sigh. Sigh का मतलब होता है deep breath, लंबी सांस, दुख भरी सांस भरना। I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence means बहुत एजेस के बाद वह कहेगा एक लंबी आहें भर के। क्या वो कहेगा? टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दो पथ जो हैं, दो रास्ते जो हैं वो डाइवर्ज हो रहे थे फॉरेस्ट। वुड का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने कौन सा चूज किया? जिसमें कम यात्री ट्रेवल करते थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जो भी आज वो है वो उस चॉइस के कारण है। तो वो फ्यूचर में क्या बोलेगा? इन द फ्यूचर आई विल टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई विल से दैट वंस अपॉन अ टाइम आई हैड रिच्ड सच अ पॉइंट इन लाइफ दैट देयर वर टू ऑप्शंस। दो ऑप्शंस उसके पास थे, दैट इज देयर वर टू रोड्स
in a wood. In a wood means in a forest, and I choose the less traveled road, and that has made all the difference. That has made what I am today. So we have completed the poem. So here are some word meanings. So just learn the word meanings, and now I will just explain you the poetic devices, literary devices. So in the first stanza, just see, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. Be one traveler. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So first of all, I will just tell you about the rhyme scheme. So the rhyme scheme of this stanza is what? For rhyme scheme, you just see the last words. Would, both, stood, could, and undergrowth. So you just see the just pronunciation. Would, let it be A. जैसे हम लोग मैथ में लेते हैं ना, let it be A, let it be B. तो ये जो word would है, let it be A. Now both. Just you underline these words. Would, both, stood, could, undergrowth. Now you just hear the pronunciation. Would, let it be A. Both, क्या वो मैच कर रहा है? तो let it be B. Stood, now देखो किससे मैच कर रहा है? Would से कि both से? Would से. Would, stood. Could, किससे मैच कर रहा है? Would, stood, could. So ये A हो गया, ये A हो गया, ये हो गया A. Undergrowth, ये किससे मैच कर रहा है? Both. Undergrowth और both. तो ये B हो गया और ये B हो गया. तो इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? A B A A B. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. A B A A B. ये तो हो गया हमारा राइम स्कीम. नाउ अब दूसरा जो एक पोएटिक डिवाइस है वो है सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म इज द मेन बेस ऑफ दिस पोएम. टू रोड्स इज अ सिंबल. मीन्स ये रोड के माध्यम से हमें क्या बताया गया है जो हम लोग चॉइस करते हैं अपने लाइफ में. सो टू रोड्स इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ. नाउ तीसरा पोएटिक डिवाइस क्या है? एनाफोरा. एनाफोरा का मीनिंग क्या होता है? रिपीट वंस अगेन. एनाफोरा इज व्हेन सेम वर्ड repeats at the start of two or more lines. You just see and. ये तीनों, ये जो वर्ड है वो बिगनिंग में स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज एनाफोरा. सो नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Now first of all, the rhyme scheme of this stanza. So again you just hear very properly. Underline which is the last words. Here, fair, claim, where, there, same. Now again fair, let it be A. Claim, फेयर जो है वो क्लेम से प्रोनाउंसिएशन में मैच नहीं कर रहा है. फेयर, क्लेम अलग लग रहा है. तो फेयर लेट इट बी ए, क्लेम लेट इट बी बी. वेयर किससे मैच किया? ये वेयर, वांटेड वेयर. वेयर जो है फेयर से, तो ए और ये भी क्या हो जाएगा? ए. देयर किससे मैच कर रहा है? इससे, वेयर से, फेयर से. मतलब कि फेयर, वेयर और देयर ये तीनों जो है वो सेम कर रहे हैं. Now again same किससे मैच कर रहा है प्रोनाउंसिएशन में? क्लेम. क्लेम, सेम. क्लेम, सेम. तो इसको बी माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? बी. तो इस स्टैंजा का भी राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए
A B, A B A A B, ठीक है ना। इस स्टैंजा में जो दूसरा पोएटिक डिवाइस जो है वो क्या है, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रेपिटेशन ऑफ कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर क्लोजली placed words. I am just repeat, repetition of a consonant sound at beginning of two or more closely placed words. Now you just see in the line, this 8th line, 1 2 3 4 5 6 7 8, this you just see v sound, clear here, then wanted, then weird, w here w, एंड ये कॉन्सोनेंट वॉइस है और ये क्या हो रहा है, क्लोजली प्लेस्ड, दोनों जो वर्ड है क्लोजली प्लेस्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन। अगेन आप लोग देखिए, वन मोर वर्ड इज देयर इन द नेक्स्ट लाइन, okay, now the next stanza, and both that morning equally late. Again, first we will just explain the rhyme scheme. Just underline the last words, lay, black, day, way, back. Again, just hear the pronunciation. Lay, let it be a, black. क्या ये मैच कर रहा है, ले, ले अलग लग रहा सुनने में और ब्लैक अलग लग रहा, तो लेट इट बी बी। डे, अब ये डे जो है किसके प्रोनाउंसिएशन से मैच कर रहा है, ले से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। वे किससे मैच कर रहा है, ले से और डे से, तो ये भी हो जाएगा ए। ब्लैक, ये किससे मैच कर रहा है, ब्लैक, ब्लैक बैक, तो ये भी हो जाएगा बी। तो राइम स्कीम इस स्टैंजा की क्या हो जाएगी, ए बी ए बी। अब इसमें और क्या है, अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन हमने आपको डिफाइन करके पहले ही बता दिया था कि क्या है, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे आप ढूंढिए कहाँ पे अलिट्रेशन है, एफ, फोर साउंड इन फर्स्ट एंड फोर, हियर फर्स्ट, फर्स्ट फोर, एफ दोनों जगह दिख रहा है, फर्स्ट फ और यहाँ पे फोर फ। So here in this line, these two words are alliteration. Now the next last stanza, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Again इस stanza में भी हम लोग पहले rhyme scheme बताते हैं, अंडरलाइन कीजिए, साई, हेंस, आई, बाय, डिफरेंस। साई, लेट इट बी ए, हेंस बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है साई से, तो लेट इट बी बी। आई किससे मैच किया, ए से कि बी से, ए से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, साई आई। बाई किससे मैच कर रहा है, साई आई बाई, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। डिफरेंस, ये किससे मैच किया, हेंस से, तो इसका क्या हो जाएगा, बी, तो ये भी बी है और ये भी बी, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी। नाउ अब इसमें और एक पोएटिक डिवाइस क्या है, रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस टू ले एम्फेसिस। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एजेस एंड एजेस, यहाँ पे जो वर्ड है वो रिपीट कर रहा है। यहाँ पे क्या आप बताना चाह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू टेल दैट आफ्टर मेनी ईयर्स। फिर हम लोग देखेंगे कि स्टैंजा जो हमारा पहला स्टैंजा था और ये जो हमारा स्टैंजा है उसमें एक पूरा सेंटेंस ही है जो रिपीट कर रहा है। कौन सा है, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड। हमारा पहला सेंटेंस स्टैंजा में भी कौन सा सेंटेंस था,
2 roads diverged in a yellow wood. और हमारा यहाँ पे भी क्या है? 2 roads diverged in a yellow wood. So in the first stanza, 2 roads diverge in a yellow wood, and in the first stanza, 2 roads diverge in a wood. So why the poet is repeating? The poet repeats this line because main base of the poem is about the choice that one make in his or her life. So with this, I end this poem. But before I end, you just see the few questions for you people. If you have understood the poem, I think you can just find out the answer of these questions. Where does the traveler find himself? What problem does he face? Second, discuss what these phrases mean to you. A yellow wood, बता चुके हैं. येलो वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट, और येलो इसलिए क्योंकि ऑटम का सीजन था. और ऑटम के सीजन में क्या होते हैं? पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पत्ते जो वो पीले पड़ जाते हैं और गिरने लगते हैं. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड ईयर, ये भी हम समझा चुके हैं. ग्रासी मतलब कि यूज किया हुआ नहीं था वो पाथ, वो जो रोड है वो, उसमें बहुत यात्री नहीं चले थे. नहीं चलने के कारण जो ग्रासेस है वो हरे भरे दिख रहे थे, क्योंकि यात्री जब चलते हैं तो क्या होता है? वो उसमें एक पाथ जैसा बन जाता है. द पासिंग देयर लीव्स नो स्टेप्स हैज ट्रॉडन ब्लैक, नहीं चलने के कारण क्या हो गया है? पत्ते जो है वो कुचल के ब्लैक नहीं हुए हैं. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. Now third question, is there any difference between the 2 roads as the poet described them in the stanza 2 and 3 and in the last 2 lines of the poem? And the last question, what do you think the last 2 lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? So try to find out the answer of this question in the next video. I will discuss the answers also with you. Two more questions are there. Have you ever had to make a difficult choice, or do you think you will have difficult choice to make? Do you think you will have difficult choice to make? How will you make the choice? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि क्या कभी भी हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस? क्या कभी भी ऐसा समय आया है जिसमें आप लोग को कोई चॉइस करना पड़ा हो? तो आपको कैसा फील हुआ हो? यू जस्ट कैन राइट डाउन कैसे अपने चूज किया उस चीज को. नाउ सेकेंड, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट what might have been, or do you accept the reality? So now I just end this poem. Stay home, stay safe,